यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिवीजन लेक्चर जो हम इको का रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं उसमें चैप्टर 1 का जो दूसरा यूनिट है कीनेसियन थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको फिलहाल रिवाइज करने चलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स में लगभग सारे ही यूनिट, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है तो ऑलमोस्ट सब यूनिट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। कुछ बच्चों का सवाल था टेलीग्राम पे कि सर ड्राइवर की सैलरी को आपने पढ़ाया था स्टैंडिंग चार्जेस में लेना है, कब? जब पर मंथ या फिर पर एनम दिया हो। लेकिन इंस्टीट्यूट कहीं कहीं पे इसको रनिंग चार्जेस में दिखाता है। ओके। सर्विस कॉस्टिंग में मैंने ये चीज बताई थी आपको। देखो, रनिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है। मान लो एक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या गुड्स, एनीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का जो गाड़ी चलने से रिलेटेड खर्चे हैं ना, कि गाड़ी रन कर रहा है तो खर्चे इनकर्ड हो रहा है, जैसे डीजल का खर्चा हो गया है कि नहीं, वो रनिंग चार्जेज है। पर जो फिक्स है, अब बताओ ड्राइवर को अगर पर एनम मैं सैलरी दे रहा हूँ तो एक दिन गाड़ी उससे नहीं चलवाऊंगा तो तब भी तो मुझे सैलरी देना ही पड़ेगा। या पर मंथ 20,000 सैलरी दे रहा हूँ, एक दिन वो नहीं चला तब भी देना पड़ेगा। लेकिन रनिंग कब होगा? मैंने बताया था आपको, पर ऑपरेशन। अगर मान लो पर ट्रिप सैलरी दे रहा हूँ कि एक बार ट्रिप लेके जाएगा पैसेंजर का तो 500 रुपया सैलरी, तो जाहिर सी बात है गाड़ी नहीं चलेगी तो सैलरी नहीं मिलेगा उस रनिंग के लिए। या पर आवर, जैसे मशीन आवर में हमने पढ़ा था, पर आवर अगर सैलरी है तो मशीन चलेगा या जितने घंटे काम होगी उतना ही घंटा आपको मिलेगा, है कि नहीं? तो रनिंग चार्जेज में नहीं लेके आपको लॉजिकली जो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है उस अनुसार पर मंथ या पर एनम दे तो स्टैंडिंग में लेना है। इंस्टीट्यूट खुद भी स्टैंडिंग में ही लेता है इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रनिंग में दिखा देता है। ये दिक्कत अभी से नहीं है, जब मैं आईपीसी में था तब भी ये प्रॉब्लम था। बेटर क्या होगा, आप एक नोट्स डाल देना कि इट इज एज्यूम दैट ड्राइवर सैलरी इज अ फिक्स या स्टैंडिंग चार्जेस, है कि नहीं? चलो, वहां पे नोट डाल देना और 100% एग्जैक्ट आपको मार्क्स मिलेंगे जितने मार्क्स होगा। उसमें डरने की जरूरत नहीं कि उसने रनिंग में ले लिया। आप रनिंग में डालोगे, बाई चांस उसने स्टैंडिंग में दिखा दिया तो। बट लॉजिक जो कॉस्टिंग की लॉजिक है वो क्या है कि पर मंथ और पर एनम दे तो फिक्स मान के चलो, ठीक। अब पर ऑपरेशन दे, पर ट्रिप दे तो आप वेरिएबल मान के चलो, रनिंग चार्जेस में दिखाओ। सॉरी, देखो अब पढ़ते हैं ये नेशनल इनकम। जॉन मेनार्ड किन्स एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने भी नेशनल इनकम निकालने पे कि कैसे निकाला जाएगा नेशनल इनकम, इस पे एक बुक लिखी, ठीक, 1936 में। और उन्होंने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच लिया नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के लिए, कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पे इक्वल होगा ना, इक्विलिब्रियम होगा, वो होगा लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अपनी थ्योरी को लिखते हुए उनने 3 अलग अलग मॉडल एज्यूम किया इकोनॉमी का। 2 सेक्टर मॉडल, कि सिर्फ इकोनॉमी में और हाउस होल्ड हो और बिजनेस हो तब नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, है कि नहीं? बिजनेस का काम क्या है? प्रोडक्शन करना। हाउस होल्ड का काम क्या है? कंजम्पशन करना। 3 सेक्टर मॉडल का एजम्पशन लेके कि उन्होंने एज्यूम किया कि अगर 3 सेक्टर हो, मान लो गवर्नमेंट भी हो इकोनॉमी में, तब कैसे निकलेगा? एंड 4 सेक्टर मॉडल, कि गवर्नमेंट के साथ साथ सिर्फ कंट्री में नहीं कि फॉरेन इनफ्लो आउटफ्लो भी हो, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फॉरेन आप लिख दो, फॉरेन इनफ्लो आउटफ्लो, अगर इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए फॉरेन मार्केट को, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को, तो 4 सेक्टर मॉडल में 4 सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, यही बस आपको पढ़ना है। अब किन्स ने निकाला है तो इसको कीनेसियन थ्योरी भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो 2 सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? 3 सेक्टर में जहां गवर्नमेंट भी आ जाए तब कैसे निकलेगा? 4 सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तब नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? एक
इनके बाहर क्या पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर छोटा सा टॉपिक है, और लास्ट में कुछ रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल में मतलब कुछ डिफरेंसेज है, और कुछ लास्ट में मैंने फॉर्मूला का समरी दे दिया है, जो भी ऊपर आपने पढ़ा चैप्टर में उसका, कि आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन करना हो तो फॉर्मूला की समरी एक जगह हो, ठीक है, और चैप्टर खत्म। ये है हमारी चैप्टर की ओवरव्यू कि इतना चीज हमें पढ़ना है, ठीक। जैसे ये टॉपिक है वैसे ही मैं चैप्टर नीचे बना रखा हूँ। आ जाओ जरा। टू सेक्टर मॉडल सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, टू सेक्टर में होता है एक हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस फॉर्म, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल में एक हाउस होल्ड होता है, दूसरा बिजनेस होता है। हाउस होल्ड अपना फैक्टर देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बदले में ये क्या देगा इसको, फैक्टर इनकम, है कि नहीं। अगर हम सर्विस देंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस प्रोडक्शन करके हमें सर्विस के बदले हमारी फैक्टर इनकम देगा। वैसे ही ये गुड्स एंड सर्विसेज हमें देगा कंजम्पशन के लिए, और साथ में हम इसके लिए पेमेंट भी करेंगे, कंजम्पशन का खर्चा, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो टू सेक्टर मॉडल में ऐसे फ्लो होता है। इसको आप सर्कुलर फ्लो से भी देख सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, लो, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं इसको। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल। एक हाउस होल्ड होगा, एक फॉर्म होगा, यहीं से पढ़ते हैं। पहले सर्कुलर फ्लो समझ लो, फिर टू सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। हाउस होल्ड क्या देगा, फैक्टर इनपुट देगा, तो फर्म प्रोडक्शन करेगा, उसके बदले में फर्म फैक्टर की पेमेंट भी तो करेगी, जो जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम है। साथ में फर्म जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा वो हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा खरीद के, और जब कंजम्पशन करेगा तो फर्म के लिए वो इनकम है, तो कंजम्पशन खर्चा भी तो देगा, ठीक। इस फिगर में जो ये अंदर है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। और ये जो बाहर है कि हम दे रहे हैं अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो बदले में फैक्टर इनकम आ रहा है, प्लस वो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, तो बदले में मैं जो कंजम्पशन खर्चा कर रहा हूँ उसके लिए इनकम है, वो जा रहा है। इस बाहर वाले को बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। टू सेक्टर में बस दो ही होते हैं, एक बिजनेस होता है, एक हाउस होल्ड होता है, और ये होता है ऐसे फ्लो। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ जरा ऊपर आओ टू सेक्टर में। टू सेक्टर का कुछ एजम्पशन है, अभी जो पढ़े वही है कि दो होगा, एक हाउस होल्ड और एक फॉर्म। हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा हाउस होल्ड के पास, जो कि फॉर्म को देगा प्रोडक्शन करने के लिए। बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा, प्रोडक्शन करेगा, बदले में फैक्टर इनकम देगा। बिजनेस क्या करेगा, तो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा। हाउस होल्ड देखो, हाउस होल्ड के लिए जो भी इनकम है ना, वही डिस्पोजेबल इनकम है। यानी कि देखो, इनकम डिस्पोजेबल इनकम कैसे होता है, हम पर्सनल टैक्स घटाते हैं उसके लिए। अब जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है, तो गवर्नमेंट नहीं है कोई टैक्स नहीं है, तो जितना इनकम वो सारा डिस्पोजेबल इनकम है कि नहीं। गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, गवर्नमेंट नहीं होता। क्लोज इकोनॉमी यानी कि फॉरेन ट्रेड भी नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं है। टू सेक्टर में सिर्फ बिजनेस एंड फॉर्म होते हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। देखेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। ऑल इन ऑल इन्वेस्टमेंट इज नेट। नेट का मतलब क्या होता है कि देखो, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहने का मतलब है, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल गुड्स पे, कंजम्पशन गुड्स पे, जब भी इन्वेस्टमेंट होगा कैपिटल गुड्स पे, सॉरी, कंजम्पशन गुड्स पे तो हम खर्चे करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट होगा कैपिटल गुड्स पे, तो वहाँ कैपिटल गुड्स इंक्रीज तो होगा, और साथ में कुछ कैपिटल गुड्स की कंजम्पशन भी तो होती है। तो ये बोल रहा है सारा इन्वेस्टमेंट नेट में देखना है, ठीक। आफ्टर डिडक्टिंग द कंजम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल गुड की कंजम्पशन हटाने के बाद। ये सारे एजम्पशन है टू सेक्टर इकोनॉमी की, जो आपने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था कि गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा, क्लोज इकोनॉमी होगी, फॉरेन सेक्टर नहीं होगा। दो ही जने, हाउस होल्ड एंड फॉर्म। हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, फॉर्म बदले में क्या कर रहा है, फैक्टर इनकम पे कर रहा है। हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म से बाई करेगा, बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा। ये सब एजम्पशन में आप लिख दोगे। चलो आगे है
कुछ की टर्म्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट है की टर्म्स। पहले एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स एंड डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स, यानी कि डिमांड था कि कंजम्पशन गुड्स का हो सकता है जो हम कंज्यूम करते हैं, या फिर कैपिटल गुड्स का हो सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बना, सी प्लस आई। कैपिटल गुड्स का डिमांड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। कैपिटल गुड्स में परचेज करोगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे, तो सी प्लस आई बनता है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ही देखो शॉर्ट रन में जनरली होता क्या है, इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग रन में होती है। पहले सेविंग कर करके कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल होगा तो उसके बाद हम कैपिटल गुड्स को बाई करते हैं, है कि नहीं। तो शॉर्ट रन में छोटे समय में देखा जाए तो ये फिक्स होता है ना। इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आती, सिर्फ इसमें चेंज आती है। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इन द शॉर्ट रन जो ये आई है ये एज्यूम टू बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई कांस्टेंट। ये आई के ऊपर बार लगाने का मतलब है इसको कांस्टेंट आई बोला है कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस नहीं आते, सिर्फ कंजम्पशन में चेंजेस आता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पूछे तो इतना चीज आपको लिखना चाहिए। फिर आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि देखो कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। इनकम अगर ज्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा, इसलिए बोलते हैं कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो सॉरी एक सेकेंड। जो किन्स थे उन्होंने बोला कि कंजम्पशन में, अगले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है, दो किस्म के कंजम्पशन होते हैं। एक तो ए मतलब ये कांस्टेंट कंजम्पशन है, इंसान की जो बेसिक नीड होते हैं। एंड बी वाई का मतलब, वाई का मतलब तो इनकम हो गया, और ये वो कंजम्पशन है जो इनकम ड्रिवेन, यानी कि इनकम होगा तब लोग ये, जैसे कि इंसान का शौक है ना, छोड़ो शौक क्या लिखे, हिंदी थोड़ी कमजोर है अपनी। तो कंजम्पशन में कुछ ऐसे कंजम्पशन होते हैं जो तो फिक्स है, होंगे होंगे, जैसे कि कंजम्पशन में हम कपड़ों पे खर्च जो करते हैं, खाने पे खर्च करते हैं, दैट इज कांस्टेंट कंजम्पशन, वो होगा। आप जीरो इनकम कमाइए तब भी वो करना पड़ेगा, भले ही आपको लोन लेके करना पड़े, है कि नहीं। और कुछ ऐसे कंजम्पशन होते हैं जिसको बी लिखा है, अभी देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, जो इनकम ड्रिवेन है। यानी कि इनकम अगर आएगा, इनकम बढ़ेगा, जैसे कि हमारी शौक, इनकम ज्यादा होती है तो हम मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, पर जिसके पास इनकम नहीं है वो तो पहले खाने के लिए सोचेगा ना। तो इसलिए बी का मतलब क्या हुआ, वो कंजम्पशन जो इनकम ड्रिवेन है, इनकम होगा तो इंसान करेगा, इनकम ज्यादा होगा तो कंजम्पशन भी थोड़ा बढ़ाता है। और इसका प्लॉट ग्राफ कैसे करोगे, तो ये रहा। सर देखो कुछ ऐसे कंजम्पशन है वो तो फिक्स है, जो ए बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे कंजम्पशन है, मान लो इनकम है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जिसको मैं बी बोल रहा हूँ। और ये क्या बन गया, कंजम्पशन फंक्शन ये है, सॉरी, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। ये पूरा ए है, ये बी है, जो कि इनकम ड्रिवेन है, इनकम पे डिपेंड है, ठीक है। तो कंजम्पशन का ये लिख दोगे दोनों पैराग्राफ, प्लस आप थोड़ा सा इस फिगर को बना देना, फिगर के बाद थोड़ा ग्राफ भी लिख देना। इस ऊपर फ्रॉम द एबव ग्राफ या एबव फिगर क्या लिखा है, ये है जो कि कांस्टेंट कंजम्पशन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है कि नहीं। और बी है जो कि इनकम ड्रिवेन है, इनकम अगर इंक्रीज होगा तो ये कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। यही चीज सेम लिखा हुआ है। अब थोड़ा देखते हैं बी के बारे में। ये जो बी बी करके पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, यानी कि ये क्या होता है अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, या इसी को मैं बी बोल रहा था कि इनकम बढ़ेगा तो हम कंजम्पशन कितना ज्यादा करने लगेंगे। ये ए जो था कांस्टेंट, है कि नहीं, कि वो इनकम हो या ना हो हमें करनी पड़ रही थी। और ये बी क्या है,
इनकम ड्रिवेन है कि इनकम बढ़ेगा तो हम अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जैसे कि हमारी शौक। इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन की इनकम में कितना बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। एक डिफरेंस है एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एक तो देखो ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है मैं, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। इनकम के कितने बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टोटल इनकम का कितना हम कंज्यूम करते हैं, तो कंजम्पशन डिवाइड बाई टोटल इनकम। तो एक तो फॉर्मूला लिख दोगे, दूसरा मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू टोटल इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन टोटल इनकम। मीनिंग में ये लिख दोगे, या फिर इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पर इंक्रीमेंटल इनकम। इंक्रीमेंटल इनकम जब हो रहा है, 1 रुपया इंक्रीज होने पे अगर इनकम में कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होगा यही बताता है ये। ठीक, तो दो डिफरेंस तो ऐसे ही हो जाएगा। इस चैप्टर में जो भी डिफरेंस पूछे, पहला मीनिंग और दूसरा फॉर्मूला लिख देना, तो डिफरेंस तो ऐसे ही हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस देखो, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी मोर देन 1। जाहिर सी बात है, देखो ये टोटल कंजम्पशन को बताता है, ये मोर देन 1 हो सकता है। मोर देन 1 का मतलब, ये मोर देन 1 कब होगा, जब कंजम्पशन ज्यादा होगा और इनकम कम। मान लो ये 5 है और ये 4 है, हो गया ना 1 पॉइंट समथिंग मोर देन 1। यानी कि ऐसा संभव है कि इंसान की इनकम से ज्यादा कभी उसकी कंजम्पशन हो जाए, है कि नहीं, बोरोइंग करके, जिसको डिस सेविंग भी बोलते हो। बट एडिशनल इनकम जो हम बोल रहे हैं, एडिशनल इनकम से होने वाले एडिशनल खर्चे, ये कभी एक से ज्यादा नहीं होते। इट कैन नॉट बी मोर देन 1। क्यों? क्योंकि कोई भी इनकम इंसान जब अपनी नॉर्मल कंजम्पशन बेसिक नीड पूरा कर लेता है, तो और इनकम में इंक्रीज होते जाता है, तो कंजम्पशन बढ़ाता तो है पर थोड़ा बढ़ाता है। कि ऐसे नहीं कि सपोज 1 करोड़ को जब कमा रहा था तो उसके खर्चे थे 5 लाख, तो ऐसा नहीं वो 100 करोड़ कमाने लगेगा तो उसके खर्चे भी एकदम 100 करोड़ ही हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, खर्चे बढ़ते हैं पर इनकम से कम बढ़ते हैं ना, है कि नहीं। वो वाला चीज है बस, कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा। जितना एडिशनल कमाएगा, हद से ज्यादा क्या कर सकता है, उसका कुछ पोर्शन खर्च कर देगा। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ कमाने लगा एक्स्ट्रा तो पूरी 100 करोड़ खर्च करना है। व्हेन इनकम इंक्रीजेज एपीसी फॉल। जाहिर सी बात है, जब इनकम बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, कंजम्पशन एक सर्टेन लेवल तक ही करोगे, उसके बाद तो कंजम्पशन घटते जाएगा। वैसे ही इसमें भी है, इनकम जब बढ़ता है एडिशनल इनकम, तो ये भी घटता है, बट जो रेट है ये थोड़ा कम रेट से घटेगा, ये ज्यादा रेट से घटेगा, यही लिखा हुआ है। अच्छा, सेविंग। सेविंग का फंक्शन, सेविंग का फंक्शन देखने के लिए उससे पहले हमें देखना चाहिए ये एग्रीगेट सप्लाई। देखो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इससे आ जाओ जरा ऊपर, एग्रीगेट सप्लाई को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, वाई। ठीक, जो कि होता है C+S। अगर वाई C+S है तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हुआ, ये इधर लाओ, यानी कि इनकम में से कंजम्पशन घटा दोगे तो सेविंग आ जाएगा। ये कोई मुश्किल चीज थोड़ी ना थी, बस समझाने का एक तरीका था कि सर इनकम में से कंजम्पशन घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा। और एग्रीगेट सप्लाई, दिस प्लस दिस कैसे हुआ, इनकम कैसे होता है सर, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम, इसलिए इनकम इक्वल टू C+S है। तो फॉर्मूला सिंपल है कि नहीं, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई को ही नेशनल इनकम बोलते हैं और इनकम होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इससे सेविंग निकालोगे सर एस की वैल्यू, तो आ जाएगा वाई माइनस सी। सेम चीज लिखा है पैराग्राफ में। ठीक, ये नेशनल इनकम ये है इसलिए सेविंग ये होगा। मेरे लिए मुद्दा वो नहीं है, मेरे लिए मुद्दा जरा ये है, ये ग्राफ। मान लो कि ये हमारी इनकम है, y इक्वल टू C+S, और कंजम्पशन का ग्राफ कैसे होता है, देखो कुछ तो मिनिमम कंजम्पशन करनी ही पड़ेगी आपको, जिसको मैं ए बोल रहा था। मान लो ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन ये रहा कंजम्पशन, ठीक। कुछ एडिशनल जो जिसको बी बोलते हैं, इनकम ड्रिवन कंजम्पशन, तो इससे थोड़ा अपवर्ड टाइप का होगा ग्राफ। अब देखो यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग, कंजम्पशन और
ये कंजम्पशन का फंक्शन है। कंजम्पशन और इनकम यहाँ पे बराबर है। इससे ऊपर जब जाओगे ना तो पता है इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो यही है ना सेविंग। हाँ जी सर, इनकम जब भी ज्यादा हो जाएगा कंजम्पशन वाले फंक्शन से तो उसको बोलते हैं सेविंग। और इसके ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस बी वाई। कंजम्पशन का हमने पढ़ा था ना ए प्लस बी वाई फॉर्मूला। चलो ये क्या है फिर, यहाँ पे देखो इनकम कम है, इनकम का लाइन, और कंजम्पशन का ज्यादा है, कंजम्पशन ऊपर है, तो इसको बोलते हैं डिस सेविंग। ग्राफ आपको बनाना है जब भी आए, ठीक है, एग्जामिनेशन में। सेम चीज को अगर सिर्फ सेविंग को प्लॉट किया जाए तब भी बताया जा सकता है। कैसे? ये इनकम का लाइन है, ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। बताओ इनकम जब जीरो होगा तो क्या होगा, डिस सेविंग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सर इनकम जब जीरो होगा तो ये तो खर्चे होंगे ही, जिसको हम ए बोलते हैं, वो कंजम्पशन जो फिक्स है कि नहीं? तो ये पोर्शन तो सर डिस सेविंग का है कि नहीं? डिस सेविंग का पोर्शन है, यानी कि इनकम जीरो होगा तो सेविंग का लाइन खींचूंगा तो सेविंग क्या होगा, ये है ना सेविंग का। सर सेविंग तो निगेटिव होगी सेविंग, ये सेविंग का कर्व है, सेविंग का। एक सर्टेन टाइम आएगा जहां पे क्या, जहां पे अगर कंजम्पशन और इनकम बराबर है तो वहां पे कोई सेविंग नहीं होगी, सेविंग जीरो हो जाएगा। उससे ज्यादा सर जहां इनकम ज्यादा हो गया उसको सेविंग बोलते हैं, यानी कि सेविंग पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो दोनों ग्राफ आप बना सकते हो। यही चीज यहाँ पे बताया है कि ये डिस सेविंग है, ये सेविंग है। समझ में आया? जहां भी कंजम्पशन से ज्यादा इनकम हो जाएगा वो सेविंग, कंजम्पशन अगर ज्यादा इनकम कम है तो डिस सेविंग। जहां दोनों बराबर है वहां सेविंग, ना डिस सेविंग होगी ना डिस सेविंग जीरो। तो दोनों का प्लॉट करके भी बता सकते हो आप, इनकम एंड कंजम्पशन को, और सिर्फ इनकम के साथ सेविंग को भी प्लॉट करके आप बता सकते हो। एग्जाम में दोनों ही ग्राफ बना देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आओ जरा, एमपीएस, एपीएस, बताओ एपीएस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एपीसी पढ़ा था ना कि इनकम का कितना परसेंट कंजम्पशन है, वैसे ही इनकम का कितना परसेंट सेविंग है उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम। और ये एमपीएस क्या होता है कि इनकम के बढ़ने से कितना सेविंग बढ़ेगा, है ना, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ये 1 - बी भी बोल सकते हो। पता है बी क्या था? बी था सर, बी था, ऊपर याद करो, एमपीसी, यानी कि इनकम जो इंक्रीमेंटल हुआ उससे कुछ इंक्रीमेंटल खर्चे होंगे या फिर इंक्रीमेंटल सेविंग। सेविंग कैसे निकाल सकते हैं? टोटल जो बढ़ा है ना उसमें इंक्रीमेंटल खर्चे घटा के, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। ये होता है कि जो भी इंक्रीमेंटल इनकम है, ताकि उसके कुछ परसेंटेज इंसान इंक्रीमेंटल सेविंग करेगा या इंक्रीमेंटल खर्चे करेगा। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है पहला फॉर्मूला। फार्मूला एक याद कर लोगे, एक डिफरेंस तो मीनिंग है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एडिशनल सेविंग पर एडिशनल इनकम, है कि नहीं? थर्ड देखो, थर्ड डिफरेंस, एपीएस कैन बी लेस देन जीरो। बिल्कुल लेस देन जीरो हो सकता है अगर इंसान के खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो जाहिर सी बात है सेविंग निगेटिव हो सकती है कि नहीं? एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन जीरो। अभी हमने पढ़ा था ना, एडिशनल जब इनकम आएगी तो एडिशनल खर्चे हमेशा इनकम से कम होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एडिशनल सेविंग होगी। तो एडिशनल सेविंग जीरो नहीं होती, जीरो से हमेशा थोड़ा ज्यादा होती है, यही बोला हुआ है। और जो मैंने पढ़ाया था ना दोनों जोड़ के 1 होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जीरो से ज्यादा होगा हमेशा, वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हमने जो देखा वही पढ़ोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सम अदर डिफरेंस, एमपीसी
एमपीएस। पहले तो मीनिंग लिख दोगे। एमपीसी मतलब एडिशनल कंजम्पशन पर एडिशनल इनकम, इसमें एडिशनल सेविंग पर एडिशनल इनकम। दूसरा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। इसका एमपीएस का चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। ये हमने क्या पढ़ा था बताओ कि सर एज द इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन उसका जो रेट होता है वो हमेशा कम होता है। पर ये जब इंक्रीज होगा, सेविंग तो इंक्रीज होगा पर रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन प्लस ये जोड़ के अगर इनकम बन रही है और कंजम्पशन का रेट कम होते जा रहा है तो इसका रेट बढ़ते जाएगा ना। एपीसी ये क्या होता है, टोटल इनकम का कितना हम कंज्यूम करते हैं। एपीएस टोटल इनकम का कितना हम सेव करते हैं। एक तो मीनिंग, दूसरा फॉर्मूला, दोनों चीज सिंपल है। मीनिंग रेशियो वाला ही बस लिख दोगे, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा देखो, एपीसी शो डिक्रीजिंग ट्रेंड एज इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है एक सर्टेन लेवल के बाद खर्चे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि आप ऐसा नहीं ना कि इनकम बढ़ते जाएगा तो आपका खर्चा भी उसी लेवल बढ़ेगा, नहीं, खर्चे बढ़ते हैं पर परसेंटेज कम होते हैं बढ़ने के। इनकम अगर 5 गुना हुआ तो खर्चा भी जरूरी नहीं कि इनकम जितना ही बढ़े, खर्चे कम परसेंट से बढ़ सकते हैं, ठीक। एपीएस एज द इनकम इंक्रीजेस ट्रेंड एज द इनकम डिक्रीजेस। ये क्या लिखा है कि एपीएस शो इंक्रीजिंग ट्रेंड एज इनकम डिक्रीजेस। देखो जब इनकम कम होगा, फॉर एग्जांपल ये देखो एपीएस, जैसे जैसे नीचे की वैल्यू कम करोगे ये एपीएस की वैल्यू बढ़ते जाएगी, है कि नहीं। मान लो इनकम कम ही इनकम का कम इनकम है और सेविंग आपकी उतनी ही है, तो ऑब्वियसली ये एपीएस का कर्व ऊपर की ओर जाएगा ना, क्योंकि एपीएस क्या है, सेविंग डिवाइड बाय इनकम। अगर इनकम कम हुआ और सेविंग सेम रहा तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एपीएस की वैल्यू। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। सर्कुलर फ्लो हमने देखा, अब आ जाओ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पे। देखो एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इजकल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कि ताकि कंज्यूमर गुड का या फिर इन्वेस्टमेंट गुड का। एग्रीगेट सप्लाई क्या पढ़ा था सर, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ताकि एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम। वो क्या होता है सर, ताकि कंजम्पशन होगा इनकम या फिर सेविंग होगा, तो एएस इजकल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग बोल सकता हूं। अब किन्स ने बोला था कि जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जहां पे दोनों इक्वल हो उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। समझ रहे हो, यानी कि सर एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल सी प्लस एस, यानी कि जहां पे सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस हो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसको ऐसे भी कर सकते हो, सी सी अगर कट जाए सर तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एस, जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो। अच्छे से देखो, जहां पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग बराबर हो वहां पे होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, है कि नहीं। सेम चीज लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू किन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस। इसी को ग्राफ में दिखा दो। दूसरे में मैंने एग्रीगेट डिमांड के बारे में लिखा है, फिर एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है ये लिखा है, तीसरे में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ। दो तरीके से कर सकते हैं ना, ताकि ये वाला सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, या फिर उसी से एक एक्सटेंडेड वर्जन सी सी कट जाए, ऐसे भी दिखा सकते हैं आई प्लस एस, जहां पे हो जाए आई इज इक्वल टू एस, जहां पे हो जाए। ठीक, पहले वाला देखते हैं। ये रहा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो कि 45 डिग्री में होता है, सी प्लस एस। अब आता है सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड बनाने का। देखो कंजम्पशन फंक्शन कैसे हुआ करता था सर, ऐसा जा रहा था कंजम्पशन फंक्शन, याद आ रहा है कुछ, ये ए था, है ना,
और ये कंजम्पशन फंक्शन था ए प्लस बी वाई, पढ़े थे। और अब कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट जोड़ दोगे तो ग्राफ कैसे हो जाएगा सर, इससे भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा ऐसा। ये हो गया सी प्लस आई का ग्राफ, जो कि सर एग्रीगेट डिमांड होता है, और जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरेक्ट इच अदर, उसी को बोलते हैं सर नेशनल इनकम, है कि नहीं। इसको एक और तरीके से दिखा सकते हैं कि सर दूसरा जो तरीका है आई इज इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है कि उतना फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए इकोनॉमी में, है कि नहीं। अभी देखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, चिंता मत करना। और ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, फिक्स है कि इतना इन्वेस्टमेंट तो चाहिए चाहिए इकोनॉमी में। सेविंग का कर्व कैसे था जरा याद करो, सेविंग फंक्शन में मैंने बताया था सेविंग का कर्व नीचे से अगर इनकम जीरो हो तो डिस सेविंग होगा, ऐसा निकला था। और जहां पे एस और आई इक्वल है, जहां पे एस और आई इक्वल है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब देखो इसको कोशिश करना कि थोड़ा और इस इमेज को इधर ये राइट साइड में बनाने का, कि ये जो लाइन था ना ये और ये थोड़ा बराबर दिखे, ठीक है। आप वैसे ही स्केल लगा के ऐसे इंटरेक्ट करना कि इंटरेक्शन यहाँ पे आए, और ऑटोमेटिक ये लाइन थोड़ा ऐसे खींच जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो दो सिचुएशन लेते हैं। अगर ये ज्यादा हुआ तो, यानी कि y2 इसको y1 कर दो। y2 कैसा सिचुएशन है, इसमें भी देखो y2 इससे नीचे कहीं भी इसको y1 कर दो। y2 कैसा सिचुएशन है, y2 कि सर एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, उस सिचुएशन में हमेशा सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से। वैसे ही y1 ऐसा सिचुएशन है, y1 ऐसा सिचुएशन है y1 जो देखो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि इनकम कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, तो उस सिचुएशन में होगा कि सेविंग कम होगी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है सेम। पैनल बी का मतलब फिगर नंबर बी, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेना जो मैंने फिगर समझाया, सेम एज इट इज चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ वही चीज लिखा होता है बुक में। कंट्रोवर्सी क्या है देखो टू सेक्टर मॉडल का कंट्रोवर्सी तो बहुत सारे हो सकते हैं। टू सेक्टर मॉडल का एग्जिस्ट करता है क्या, है ना, नहीं करता ना। वैसे सिंपल कंट्रोवर्सी ये बोल सकते हो आप, एक तो इसने एज्यूम किया कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा इक्विलिब्रियम इनकम के लिए, क्योंकि हमने फिगर नंबर बी में देखा और वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इंसान कर रहा है, वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करे तो। और दूसरा, इक्विलिब्रियम नीड नॉट टेक प्लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। कई बार फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं, तो इक्विलिब्रियम नहीं भी टेक कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। दूसरा देखो सेकेंड टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमने पहला पढ़ लिया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल मेक बिगर चेंज इन इनकम। थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में, इनफ्लो इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया जाए, पैसा ले दिया जाए, तो वो इनकम में, नेशनल इनकम में ज्यादा चेंज लेके आता है। क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कैसे, मान लो 1000 रुपीज आती है ना, इंजेक्ट होती है इकोनॉमी में, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के पास और इसमें से 40% फॉर एग्जाम्पल 60% कंजम्पशन हो गया और 40% सेविंग, ताकि कंजम्पशन होगा या सेविंग। अगर ये सेविंग हुआ तो ये इन्वेस्ट हो जाएगा, मान के चलता हूं मैं, इसमें से सेविंग करने के बाद ये सेविंग इन्वेस्ट हो रहा है। जो भी कंजम्पशन हुआ, एक के लिए कंजम्पशन, दूसरे के लिए इनकम,
है कि नहीं। दूसरे के लिए इनकम बना, फिर वो सेविंग करेगा कि या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, सॉरी सेविंग करेगा या फिर कंजम्पशन करेगा। सेविंग करके इन्वेस्ट किया, कंजम्पशन किया, तो फिर तीसरे के लिए इनकम। और वही एक अमाउंट जो हम सिंपली क्या सोचते हैं कि 400 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ और इतने खर्च हो गए, नहीं, जो खर्च हुए वो भी बार बार किसी और के लिए इनकम बन रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट जितने से बढ़ता है ना इकोनॉमी में, इनकम कई गुना नेशनल इनकम बढ़ता है इकोनॉमी में, समझ रहे हो। इसीलिए कंजम्पशन करना जरूरी है। और कंजम्पशन किसका, नेशनल गुड्स का, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है उसका कंजम्पशन करना जरूरी है। तब वो मनी एक बार इकोनॉमी में फ्लो होगा तो बहुत नेशनल इनकम में इंक्रीज लेके आएगा। समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा वही। अब देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऐसे, चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम कितना गुना चेंज हो रहा है। अगर ये 10 है तो 10 टाइम्स, तो इसका मतलब हुआ अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख का करोगे ना तो 10 गुना ज्यादा नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा। इस हिसाब से अगर चेंज इन नेशनल इनकम निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को ब्रेक कर दो। अगर डेल्टा वाई चेंज इन नेशनल इनकम निकालना हो तो के इंटू डेल्टा कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, कि इन्वेस्टमेंट कितना डाला और मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, तो उतना चेंज आएगा नेशनल इनकम। ठीक, समझ में आया आपको कंसेप्ट, पढ़ लेना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फिगर देख लो। एक बात बताओ, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम विच इक्वल टू सी प्लस एस। देखो कंजम्पशन फंक्शन हमने ऐसे पढ़ा था, सी प्लस आई पढ़ा था कि सी में आई जुड़ जाए तो ये और ऊपर बनेगा, है कि नहीं। सी प्लस आई प्लस डेल्टा, सी प्लस आई प्लस, अब ये तो नॉर्मल था ही, और अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है तब क्या होगा, डेल्टा आई। तो ये देखो जरा, पहले नेशनल इनकम यहां था, अब ये इनकम बढ़ के यहां हो जाएगा। अगर सी प्लस आई जो ये जो उसका कर्व था एग्रीगेट डिमांड का, अगर एग्रीगेट डिमांड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है, तो नेशनल इनकम बढ़ के यहां से यहां आ जाएगा। और जरा फिगर में देखो, ये जो है ना इतना बढ़ा है इन्वेस्टमेंट, और नेशनल इनकम हमेशा उससे ज्यादा बढ़ता है ड्यू टू मल्टीप्लायर। इसको सेविंग वाले डायग्राम से भी बना सकते हो। एक हमने देखा था ना, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम, दो तरीके से इक्विलिब्रियम देखा था, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। और उसी को ब्रेक करके दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो जरा, पहले इन्वेस्टमेंट का कर्व ऐसा था, अब इन्वेस्टमेंट में अगर डेल्टा आई और जुड़ जाएगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और जुड़ जाएगा, और सेविंग का लाइन तो ऐसे होता है ना, नीचे से जाता है। देखो पहले ये था इनकम, नेशनल इनकम, अब क्या हो गया सर, ये हो गया, बढ़ गया ना यहाँ से यहाँ तक। यानी कि इन्वेस्टमेंट एक बार आता है तो अल्टीमेटली वो इनकम में ग्रोथ लेके आता है। यही चीज है, दोनों फिगर समझ में आया। जो फिगर अभी हमने पढ़ा एज इट इज वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास ना हो तो जरा पढ़ के देखो। एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट जो कि इकोनॉमी में चाहिए ही चाहिए, बाय दिस मच। अगर इंक्रीज करोगे इतने से तो कर्व शिफ्ट हो जाएगा सी प्लस आई से यहाँ पे, हमने बताया था ना, हमने भी यही फिगर बनाया था, सी प्लस आई से शिफ्ट होके थोड़ा ऊपर हो जाएगा कर्व, और नेशनल इनकम y0 से y1 में शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो क्रॉस था पहले कि यहाँ पे था इक्विलिब्रियम ई और y0 था इनकम, अब ये क्रॉस यहाँ हो जाएगा E1 और y1 हो जाएगा इनकम। ठीक, वही चीज है लिखा हुआ है। रिलेशनशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विथ एमपीसी एंड एमपीएस, ये एक फॉर्मूला देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही है, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। इसका ऐसे भी रिलेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है,
1/1 प्लस एमपीएस का मतलब इनवर्स रिलेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अगर एमपीएस बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर घटेगा, है कि नहीं, और एमपीएस घटता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा। क्यों? देखो, अगर सेविंग बढ़ती है ना, एडिशनल इनकम होने से एडिशनल सेविंग होती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर घटेगा ना। क्यों? खर्चे करोगे तभी तो वो खर्चा फिर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा। अगर उस चीज को आप सेव करके रख लो, सेव करके आप रख लो, तो कभी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो उसको खर्चा करना जरूरी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए इनवर्स रिलेशन है। और ये खर्चे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी को 1/m p s की इज इक्वल टू दिस विच इक्वल टू, अब एमपीएस क्या क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी, है कि नहीं, जिसको बी भी बोलते हैं हम, इसकी को तो बी से डिनोट करते हैं, यानी एमपीएस और एमपीसी जोड़ के 1 होता है। तो एमपीएस के बदले हम 1 माइनस एमपीसी कर सकते हैं ना। यानी कि इनकम अगर बढ़ता है और खर्चे भी बढ़ाए, उसी को बोलते हैं ना एमपीसी, एडिशनल खर्चा कितना बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा उससे, क्योंकि वही चीज तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी और मल्टीप्लायर बढ़ेगा। यही रिलेशन है, ठीक। एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशन है, एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये चीज लिख दोगे और उसके बाद थोड़ा फॉर्मूला लिख दोगे, ये सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ इनकम लीकेज ऑन मल्टीप्लायर। इनकम लीकेज का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो कंजम्पशन के लिए खर्च नहीं हुआ, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड के लिए खर्च नहीं हुआ। अगर उस इनकम को हम कंजम्पशन पे खर्च करते तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता, पर खर्च नहीं हुआ देश के भीतर। क्यों नहीं खर्च हुआ? कॉजेज ऑफ लीकेज, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव हुआ, ज्यादा टैक्स लगेगा तो इंसान के हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। हाईली लिक्विड प्रेफरेंस, कुछ लोग के पास पैसे आते हैं ना तो सेव करके रखते हैं घर ही में, ना उसको खर्च करते हैं ना इन्वेस्ट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इजकल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ना इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया ना कंजम्पशन पे खर्च किया तो डिमांड बढ़ेगा ही नहीं, उसको भी लीकेज बोलते हैं। क्यों ऐसे रखते हैं? पहले मानसिकता था लोगों का कि सेविंग को लिक्विड कैश के रूप में रखते थे, उनको लगता था कि पैसा है तो बल है। इंसान कंजम्पशन तो कर रहा है, डिमांड तो कर रहा है, पर इंपोर्ट करके। अब इंपोर्ट करके करोगे तो पेमेंट तो बाहर चली गई ना। अपने देश में एग्रीगेट डिमांड मतलब अपनी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर एग्जिस्टिंग स्टॉक। ऑलरेडी जो एक स्टॉक है उसी को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो एडिशनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा ही नहीं। वैसे ही देखो, लिखा है कि एडिशनल इनकम स्पेंड कर दिया ऑन परचेजिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या दिस दैट, बॉन्ड वगैरह या फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा दिया, शेयर वगैरह में पैसा लगा दिया, ठीक, तब भी ना तो इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी में। इनडायरेक्टली थोड़ा फर्क पड़ता है, बट डायरेक्टली नहीं फर्क पड़ता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग कंपनी ने रख लिया। अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता, लोगों के हाथ में पैसा आता, तो वो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं। गुड्स ही नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया कॉजेज, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट लीकेज का मतलब क्या होता है, तो डिक्लाइन इन इनकम, इट मींस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इनकम। जरा ये देखो, इट इट मींस कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इनकम। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो लीकेज होगा तो इनकम में कमी आएगी ना। लीकेज की वजह से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड नहीं हुआ। Income is not spent on a currently produced consumption goods and services may be regarded having leakage out of income। कैश जो हमारा कैश फ्लो था ना इकोनॉमी में, वहां से अगर पैसे लीकेज हो जाए ना, उसको बोलते हैं लीकेज। मतलब पैसे बाहर आ गए। कैसे आ गए? तो इन रूप से आ गए, इन कारणों से आ गए जो हमने पढ़ा, ठीक। जो मतलब पैसे खर्च नहीं हो पाए, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री के अंदर, उसके ऊपर, चाहे गुड्स कंजम्पशन हो या कैपिटल गुड्स हो। इफेक्ट क्या है, द मोर पावरफुल दिस लीकेज आर स्मॉलर विल बी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जाहिर सी बात है, अगर लीकेज ज्यादा होगा मल्टीप्लायर कब बढ़ता है, जब हम खर्चे बढ़ाते हैं। अगर लीकेज हो गया तो हम तो खर्चे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, खर्चे नहीं बढ़ा पाएंगे तो पता है, खर्चे नहीं बढ़ पाएगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा नहीं होगा। सेविंग ज्यादा बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे इनवर्स रिलेशन है, अभी ऊपर पढ़ेगा।
1/1 + MPS इनवर्स रिलेशन, और खर्चे बढ़ाने पे एडिशनल खर्चे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ता है। तो लीकेज बढ़ने से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है? तो सर घटेगा। 3 सेक्टर मॉडल देखो, कहाँ पे आए हम लोग? 3 सेक्टर मॉडल पे। 3 सेक्टर मॉडल में देखो एक तो हाउस होल्ड होगा, बिजनेस होगा, और साथ में गवर्नमेंट आ जाएगा। सर्कुलर फ्लो जरा देखते हैं 3 सेक्टर का। बिजनेस यहाँ रख लो, हाउस होल्ड यहाँ रख लो, गवर्नमेंट यहाँ रख लो, सोचते जाओ जरा। वो तो था ही 2 सेक्टर में कि हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, बदले में इनकम मिल रही थी। बिजनेस गुड्स दे रहा था हाउस होल्ड को, इन दोनों का जो रिलेशन बदले में कंजम्पशन का खर्चा मिल रहा था, है कि नहीं? वो यहाँ पे भी होगा। देखो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देगा इसको, ये बदले में इनकम देगा इसको। बस इसको फैक्टर मार्केट बोल दिया है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जहां से वो सर्विस ले रहा है बिजनेस, है ना? वैसे ही गवर्नमेंट के आने से क्या होगा? देखो गवर्नमेंट हाउस होल्ड से टैक्स लेता है, प्लस हाउस होल्ड को बहुत सारे बेनिफिट देता है, ट्रांसफर पेमेंट देता है, पेंशन वगैरह, ये वो ये डाल दोगे। वैसे ही बिजनेस देखो बिजनेस भी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बदले में सब्सिडी वगैरह देता है, वो ये रहा, है कि नहीं? अब देखो एक होता है प्रोडक्ट मार्केट, हमने देखा था ना कि हाउस होल्ड खरीदेगा गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में बिजनेस को पेमेंट देगा। अब हो सकता है गवर्नमेंट भी तो खरीदे, गवर्नमेंट की भी तो कंजम्पशन खर्चे होते हैं, तो गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। कहाँ से खरीदेगा? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट, है ना? मार्केट बस इंट्रोड्यूस कर दिया है बढ़िया से। अब देखो हाउस होल्ड खर्च करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे और इनको पैसा आएगा। साथ में क्या, गवर्नमेंट भी परचेज करेगी, है कि नहीं? और वो जो प्रोडक्ट मार्केट से पैसा आएगा वही तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए, ठीक? एक और फाइनेंशियल मार्केट मार्केट जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं फाइनेंशियल एसेट में, बॉन्ड शेयर डिबेंचर वगैरह में, तो जो भी हाउस होल्ड का पैसा होगा वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगा और वो एज ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जाएगी, है कि नहीं? तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक तो गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट का रोल, और दूसरा मार्केट को हमने डिवाइड कर दिया फैक्टर मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट में एंड फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में हम पैसे सेविंग करके इन्वेस्ट करते हैं, फैक्टर मार्केट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं एंड प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं। गवर्नमेंट के आने से क्या क्या चेंज हुआ इस मॉडल में, ये लिखना है। देखो गवर्नमेंट एक तो टैक्स दोनों से कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट दूसरी ट्रांसफर पेमेंट देगा हाउस होल्ड को, ये लिख सकते हो। अगला गवर्नमेंट सब्सिडी देगा बिजनेस को, गवर्नमेंट परचेज करेगा प्रोडक्ट मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज, है कि नहीं? यही सब लिखा है। ट्रांसफर पेमेंट देगा हाउस होल्ड को, परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा गवर्नमेंट कई बार फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग भी करता है कि नहीं? पैसे लेता है गवर्नमेंट अपना बॉन्ड बेच के भी, वो भी तो पैसे उठाएगा, वो भी पॉइंट लिखा है। टैक्सेस लगाएगा बिजनेस पे, ये भी पॉइंट लिखा है। यही सारे चीज लिखा है, जितने भी टैक्स फ्लो होंगे वो सारे गवर्नमेंट को जाएगा। सेविंग लीकेज फ्लो टू फाइनेंशियल मार्केट, सेविंग एक लीकेज का काम करता है, क्यों? मैंने बोला था ना, खर्चे करोगे तो देश में वो खर्चा इनफ्लो के रूप में आएगा और उससे एग्रीगेट डिमांड, जब भी आप चाहे कंजम्पशन पे या कैपिटल गुड्स पे खर्चे करोगे तो सर्कुलर फ्लो जो है उसमें वो पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का काम करेगा। खर्चे नहीं करोगे, सेव करके रख लोगे तो वो किस चीज का काम करता है? लीकेज का। ऊपर हम देखा है। और इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन का, इंजेक्शन मतलब पैसे डालना सर्कुलर फ्लो में, लीकेज मतलब निकालना। देखो 3 सेक्टर में कैसे होगा, तो सर हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये जहां पे होते हैं ना उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। 2 सेक्टर में यही पढ़ा था। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सर C प्लस एस, एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई। गवर्नमेंट के आने से क्या होगा, गवर्नमेंट के भी तो खर्चे होंगे जो एग्रीगेट डिमांड में बढ़ेंगे, प्लस एग्रीगेट सप्लाई में गवर्नमेंट का टैक्स, तो ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड ये।
ग्राफ सेम, दोनों का ग्राफ बनाओगे जहां इंटरसेक्ट ईच अदर, वही होगा नेशनल इनकम। दूसरा तरीका एक और था ना कि सर सी और सी कट गए दोनों में, यहाँ भी कंजम्पशन है यहाँ भी कंजम्पशन है, तब क्या बचेगा, आई प्लस जी इजकल टू एस प्लस टी। याद है आई और एस को कंपेयर कर रहे थे, आई और एस जहां पे इंटरसेक्ट ईच अदर हो रहे थे, अब आई प्लस जी इजकल टू एस प्लस टी, सेम फिगर ऊपर का, बस उसमें थोड़ा सा एडिशन क्या होगा देखो। ये है 45 डिग्री पे एग्रीगेट सप्लाई, जो कि क्या है सी प्लस एस प्लस टी। पता है कंजम्पशन का ग्राफ कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, ये बनाने की जरूरत नहीं, ये और ये एग्जाम में सीधा आप ये बना दोगे तब भी चलेगा, पर मैं बार बार पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ये दोनों नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं। सी प्लस आई जो टू सेक्टर इकोनॉमी में था एग्रीगेट डिमांड, वो कुछ ऐसा था। थ्री सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी, वो कुछ ऐसा होगा, सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट आएगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, है कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड। और ये जो है ना जहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरैक्ट ईच अदर, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम इनकम पहले क्या था, इक्विलिब्रियम इनकम टू सेक्टर में ये था, चलो इसको y1 इसको y2 लिख लेते हैं, ये था टू सेक्टर में, ये हो गया थ्री सेक्टर में, ठीक, बढ़ के यहां से यहां चला गया, ठीक है, चेंज इन इनकम एडिशनल इनकम। वैसे ही देखो सेविंग अप्रोच से ये इन्वेस्टमेंट था, अब थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ गया ना, जी जुड़ जाएगा तो और थोड़ा ऊपर हो जाएगा, आई प्लस जी। वैसे ही देखो बेटा, ये था सेविंग, है ना, टू सेक्टर में सिर्फ सेविंग हुआ करता था, यहाँ सेविंग प्लस टैक्स, ये नीचे से आएगा, चलो यहाँ से ये जो क्या है एडिशनल इनकम, टू सेक्टर होता तो सिर्फ सेविंग होती और यहाँ क्रॉस करता, और थ्री सेक्टर में अब यहाँ आ गया है इक्विलिब्रियम, मान लो ये ई था E1 तो ये E2 हो गया, और ये यहाँ पे आ गया एडिशनल इनकम, ठीक, ग्राफ समझ में आया। टू सेक्टर से थ्री सेक्टर में क्या चेंज हुआ है, ऊपर सर इसमें टी ऐड हो गया है और इसमें जी ऐड हो गया है, तो ग्राफ थोड़ा और ऊपर चला गया नीचे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट प्लस जी, गवर्नमेंट का भी जो कंजम्पशन है वो ऐड हो गया है, तो ये यहाँ चला गया, और सेविंग का कर्व तो नीचे से आता है, ये सेविंग में टैक्स जुड़ गया ये फ्रॉम द एबव फिगर एज इट इज वही चीज है जो मैंने अभी फिगर बना के पढ़ाया, पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। फोर सेक्टर में आते हैं, सर्कुलर फ्लो देखो सेम एज अ थ्री सेक्टर, यहां तक फोर सेक्टर में एक और आइटम जुड़ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि फॉरेन से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बिजनेस प्लस हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन से जो ट्रेड करते हैं वो। जरा देखो हमने यही पढ़ा था कि फैक्टर मार्केट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देंगे, बदले में फैक्टर इनकम आएगा, प्रोडक्ट मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीदेंगे प्लस गवर्नमेंट भी खरीदेगा, इनको पेमेंट आएगी, फाइनेंशियल मार्केट में अपना सेविंग इन्वेस्ट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जाएगा प्लस गवर्नमेंट बोरो भी करेगी, यही चीज पढ़े थे। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फॉरेन कैपिटल भी आती है कि नहीं, प्लस नेट जो फैक्टर इनकम भी आता है, नेट फैक्टर इनकम, है कि नहीं, वो कमा के यहाँ से ले गए, हम कमा के वहां से ले आए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एबोर्ड अब देखो जो हम खरीदते हैं उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, तो हम खरीदेंगे भी, ये तो हाउस होल्ड खरीद रहा है कंजम्पशन के लिए, प्लस हम बेचते हैं फॉरेन को, एक्सपोर्ट, प्लस फॉरेन वाले कुछ कैपिटल लेके आते हैं और हमारे फाइनेंशियल फैक्टर मार्केट में वो चीज आता है। देखो इस मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में भी उनकी इन्वेस्टमेंट आती है, पर ये नहीं दिखाया, फिगर ज्यादा घोच-पोच हो जाएगा, वो लोग फाइनेंशियल मार्केट में भी FII वगैरह पैसा डालते हैं, पर ये चीज नहीं था, ये उतना नहीं था,
पहले सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, ये थ्योरी लिखी हुई तो गई बहुत पहले है। तो फैक्टर इनकम में क्या आएगा कि हम उनको सर्विस देते हैं या वहां पे गुड्स वगैरह बेचते हैं, हम कुछ फैक्टर इनकम कमा के आते हैं, प्लस वो यहाँ से कमा के लेके जाते हैं, दोनों का नेट वो हमारे फैक्टर में आएगा, फैक्टर मार्केट में। इतना बस चेंज हुआ है, ठीक। एज इट इज फिगर बनाने की जरूरत नहीं, पर लगभग सब चीज थोड़ा बहुत डाल के तो बना ही दोगे, समझ तो बस। फोर सेक्टर मॉडल में चारों जने होंगे। अब देखो फोर सेक्टर मॉडल में जरा हमने पढ़ा है सर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां इक्वल होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगा। पहले सेक्टर में सिर्फ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग था, टू सेक्टर में। थ्री सेक्टर में सर गवर्नमेंट जुड़ गया प्लस टैक्स इधर जुड़ गया। फोर सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड में एक्सपोर्ट जुड़ेगा और इधर इंपोर्ट जुड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर इधर इंपोर्ट जुड़ने वाला है तो उसको यहीं लाके डिडक्ट कर देते हैं, नेट में दिखाते हैं कि नेट कितना इनफ्लो आया फॉरेन से, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ये बना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला वही है, क्योंकि जो इसमें इंपोर्ट था वो हमने यहीं पे ले आके डिडक्ट कर दिया। ये ग्राफ में बना दोगे, इंटरसेक्ट जहां पे करेंगे वही है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलो दो तरीके से हम लोग नेशनल इनकम दिखाते थे ना। दूसरा तरीका क्या है कि सर ये कट जाए और ये कट जाए, ये कंजम्पशन यहाँ से और कंजम्पशन यहाँ से, तो यहाँ बचेगा आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस प्लस टी, है ना। और सर एम उधर लेके जाए तो आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम, करेक्ट। तो दूसरा तरीका ऐसे भी दिखा सकते हैं। आ जाओ जरा, मैंने पहले भी बोला था कि पूरा देखो, इसमें तो बहुत सारे ग्राफ बनेंगे ना, पहले सी, फिर सी प्लस आई, फिर सी प्लस आई प्लस जी, फिर अगला बनेगा सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। पर ये सारे बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर भी मैंने ये चीज बताई थी कि एग्जाम में जरूरी नहीं है सारा बनाओ, मेनली वो दो बना दो जो इंटरसेक्ट करवाने हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, सी प्लस एस प्लस टी। एग्रीगेट डिमांड ये क्या होगा सर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जहां पे इंटरसेक्ट इच अदर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। वैसे ही इधर देखो ये आई था, फिर आई प्लस क्या हुआ जी, फिर आई प्लस जी प्लस एक्स होगा। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों बहुत बड़ा हो जाएगा फिगर। सिंपली बना दो कि ये रहा सर आई प्लस जी प्लस एक्स, और नीचे से एक सेविंग का कर्व आएगा। ये क्या है, तो एस प्लस, ये माइनस हो गया है क्या, प्लस टी प्लस एम, और ये हो गया नेशनल इनकम, ठीक। एस प्लस टी प्लस एम और आई प्लस जी प्लस एक्स जहां पे इंटरसेक्ट इच अदर करेंगे, ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यही चीज को यहाँ पे फिगर में लिखा है, स्पेशली फिगर आपको बनाने आता है, आप आराम से एग्जाम में उसी चीज को लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फ्रॉम द अबव फिगर इक्विलिब्रियम इज आइडेंटिफाइड एट इंटरेक्शन बिटवीन दिस, यानी कि ये लाइन सर, एंड 45 डिग्री लाइन, यानी कि ये लाइन जिसको हम ऐसे ना लिखे, इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट इज दिस लाइन एंड एग्रीगेट सप्लाई दैट इज ये, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। फ्रॉम पैनल भी दूसरे में देखो, बताओ ये क्या है। अभी देखेंगे लीकेज और इंजेक्शन, सिंपल तो मैंने बता दिया, जो सर्कुलर फ्लो है उसमें से अगर पैसे बाहर आते हैं तो उसको लीकेज बोलते हैं, पैसे इंजेक्ट होते हैं तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। लीकेज के बहुत सारे कारण भी पड़े हम, प्रोग्रेसिव टैक्स, इंपोर्ट कर लिया, सेविंग करके रखते हैं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते ना खर्चा करते हैं, तब भी हो जाएगा स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, है कि नहीं। लीकेज और इंजेक्शन का डिफरेंस भी आता है, आगे देखेंगे। सेविंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट सारा क्या था, लीकेज था। और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, इंजेक्शन,
गवर्नमेंट के खर्चे इंजेक्शन, एक्सपोर्ट इंजेक्शन। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम में क्या फर्क आएगा इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट? इस फिगर को छोड़ दो, ये तो बहुत घुच पुछ है। यहाँ पे देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई है जो कि क्या है, C प्लस S प्लस T। एग्रीगेट डिमांड देखो मैं क्या कहता हूँ, इस शुरू में हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था चैप्टर के शुरू में, फिर हमने 2 सेक्टर में पढ़ा C प्लस I जो कि एग्रीगेट डिमांड होगा, 3 सेक्टर में पढ़ा C प्लस I प्लस G जो कि एग्रीगेट डिमांड होगा, 4 सेक्टर में पढ़ा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, है कि नहीं? और हम बोल रहे थे यही इक्विलिब्रियम। अब बताओ, कह रहा है इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। अब इस फॉर्मूले में इंपोर्ट अगर ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, ये और नीचे की ओर आएगा, है कि नहीं? ये जो फॉर्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, M की वैल्यू ज्यादा हो, इंपोर्ट ज्यादा हो तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा ना, M की वैल्यू ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू कम आएगी एग्रीगेट डिमांड का। और ये कर्व कैसा बनेगा, तो सर ऐसा बनेगा, थोड़ा नीचे, अभी ऊपर था ओरिजिनली तो थोड़ा नीचे बनेगा, है कि नहीं? एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगे तो एक्सपोर्ट ज्यादा तो ये और ऊपर बनेगा ऐसे, थोड़ा और एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो थोड़ा और ऊपर बनेगा ऐसे। यही चीज को फिगर में एक्सप्लेन किया है और मैंने थ्योरी में लिखा है, अगर इंपोर्ट ज्यादा हो तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और उससे होगा क्या कि यहाँ जरा देखो, इस फिगर में भी सेम है कि सर मान लो यहाँ पे एग्रीगेट अगर ये कम हुआ, इनपुट ज्यादा हुआ तो कर्व थोड़ा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जबकि इस कर्व को थोड़ा और ऊपर होना था, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इनकम का इक्विलिब्रियम कम आएगा, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम है, वो कम हो जाएगा, ठीक, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का कर्व डाउनवर्ड आ गया। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरेक्ट करेंगे तो पहले ही इंटरेक्ट कर देंगे। सेम चीज लिखा है। अगला इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो चेंज आता है डिमांड में, उससे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक कंक्लूजन है, पहले इसको देते हैं। इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंपनी एक्सपोर्ट हैज एक्सपांशनरी इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम। जाहिर सी बात है, ऊपर यही तो पढ़ रहे थे कि एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो इनकम जो है इक्विलिब्रियम इनकम वो बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी ना। और वेयर एज ऑटोनोमस इंक्रीज इन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट में हुआ तो कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब कम होना, इक्विलिब्रियम इनकम घट जाएगा। मल्टीप्लायर एक पढ़े थे आप, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC, जिसको MPC को B भी बोलते हैं, B से डिनोट करते हैं, B। इसमें एक और चीज जोड़ दो, V। अब देखना इस अप्रोच से V का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक। अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो ये V का वैल्यू भी बढ़ेगा और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर V का वैल्यू बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, अगर चेंज इन नेशनल इनकम निकालना हो तो K इंटू डेल्टा I, याद आ रहा है, जब मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी तो नेशनल इनकम का भी वैल्यू कम आएगा। शॉर्टकट में समझो, एक्सपोर्ट के बढ़ने से इक्विलिब्रियम इनकम, नेशनल इनकम बढ़ता है, इंपोर्ट के बढ़ने से घटता है। बस थोड़ा आपको फॉर्मुलेटिक तरीके से और बुक की जो हल्का लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो रेसिडुअल में देखो, लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज का मतलब सर्कुलर फ्लो से जो आउटफ्लो कर दे, इंजेक्शन का मतलब जो सर्कुलर फ्लो है, आउटफ्लो और विड्रॉल ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, इनकम इंजेक्ट करे उसको बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हो इंजेक्शन का, कंजम्पशन का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा। लीकेज का बताओ, सर सेविंग हो गया, टैक्स हो गया, इंपोर्ट हो गया, ये सारे लीकेज का एग्जांपल है, ठीक। लीकेज क्या करता है, रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, और ये इंक्रीज करेगा, ठीक।
एग्जाम्पल में ये लिख दिया, 3 डिफरेंस काफी है। चलो एक चौथा भी देख लो इसको, लीकेज आर मनी लिविंग द सर्कुलर फ्लो एंड देयर फॉर नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंड। जाहिर सी बात है, लीकेज वो पैसा है ना जो आप, ताकि इंजेक्शन का मतलब खर्चा या इन्वेस्टमेंट किया वो, लीकेज का मतलब जो कि आप सेव कर लिए, वो पैसे को खर्च ही नहीं करे। मैं बता रहा था ना, ऊपर हम पढ़ रहे थे लीकेज के कारण, तो मैं बोला था टैक्स रेट ज्यादा होना, टैक्स रेट ज्यादा होगा, खर्च ही नहीं कर पाए उस पैसे को, सेविंग ज्यादा कर लिया आपने, और वो भी लिक्विड सेविंग, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे उस सेविंग को। तो यही सब चीज लिखा है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऊपर बहुत बार बोल दिया मैं, फिक्स लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी। एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट जो कि इकोनॉमी में हमेशा चाहिए, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इतना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और उससे जो ज्यादा होता है ना थोड़ा, उसको बोलते हैं इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब इनकम ड्रिवन, कि अगर ये देश में इनकम ज्यादा है ना, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है कि नहीं। इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। तो जो इनकम से बेस्ड है ना, उसको बोलते हैं इंड्यूस। जनरली प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसे काम करते हैं कि इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वरना नहीं करते। पर ऑटोनोमस गवर्नमेंट करता है, क्यों? एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंट्री में चाहिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए, उतनी तो करनी पड़ेगी ना इन्वेस्टमेंट। वही चीज लिखा है इनकम से चेंज होता है, ये नहीं होता। इसका कर्व कैसे होगा इनकम से बढ़ते जाएगा, जैसे इनकम बढ़ेगा ये बढ़ेगा, पर ये हमेशा फिक्स रहता है। अभी देखो इस कर्व में, ये एग्जांपल में इनकम बढ़ रही थी तो ये बढ़ रहा था और ये फिक्स था। तीसरा, ये जनरली प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं, इनकम वाले, और ये पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। आ जाओ जरा समरी ऑफ फॉर्मूलाज। हमने टू सेक्टर में क्या देखा सर, एग्रीगेट डिमांड में सी प्लस आई, ताकि डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड या डिमांड फ्रॉम फॉर कैपिटल गुड्स, और सप्लाई में सी प्लस एस देखा। सर सी सी कट जाए तो पता है इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन का काम करता है और सेविंग लीकेज का, पढ़े थे ऊपर। 3 सेक्टर में सर गवर्नमेंट आ जाता है और इधर टैक्स आ जाएगा, ठीक और सर इसमें सी प्लस ये जो है क्या लिखा है, आई प्लस जी जो है, अगर सी सी कट जाए तो आई प्लस जी इंजेक्शन का काम करता है, कंजम्पशन भी, पर दोनों में कंजम्पशन सेम है ना, मान लो काट दिया तो। और एस और टी किस चीज का काम करता है सर, लीकेज का। थर्ड देखो, थर्ड के लिए एग्रीगेट डिमांड ये और एग्रीगेट सप्लाई ये था, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में ये सारे क्या काम करते हैं, आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पता है एक्स इंजेक्शन का काम करता है, एम लीकेज का, ये एम को उस साइड लेके जाओगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। एम को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, सी सी काट दो, आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम। 4 सेक्टर में जो नीचे वाला सेकेंड वाला इक्विलिब्रियम ग्राफ होता है, सेविंग से जो दिखाते हो, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी। और देखो ये क्या काम करता है, तो सर ये इंजेक्शन का काम करता है, और ये क्या काम करता है, तो ये लीकेज का काम करता है। टैक्स रेट होना, सेविंग होना, इंपोर्ट खरीदना, इंपोर्ट से गुड्स लेके आना, लीकेज का काम करता है। पढ़े थे हमने कॉजेज ऑफ लीकेज में, याद करो फटाफट। चलो समरी ऑफ फार्मूला, ऊपर जो भी पढ़े उसी का फार्मूला है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एमपीएस, एपीएस, एपीसी, एमपीसी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सब चीज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एमपीसी एमपीएस इज इक्वल टू 1, यही सारी चीज दिया हुआ है। ओपन इकोनॉमी में जहां वो भी आ जाए, इंपोर्ट भी आ जाए, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाता है, यहाँ वी का वैल्यू आ जाता है। वी का वैल्यू ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, ठीक। चलो अच्छे से रिवाइज करो, चैप्टर नंबर 1 खत्म हुई। अब अगला चैप्टर को देखेंगे, रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन लेक्चर डलती रहेगी, आप रिवाइज करते रहो। एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया है, ऐसे चीजों में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता, बट आपको पढ़ते रहनी चाहिए, ठीक है। आराम आराम से पढ़ो, पर पढ़ते रहो। ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, 3 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा देर रिफ्रेश भी हो गए। और पढ़ते रहना, कंसिस्टेंसी जरूरी है, रोज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि इंसान थोड़ा डिस्टर्ब, मतलब समय को वेस्ट कर लेता है, कि कुछ चीज किया, मान लो कि कोई मूवी देख रहे हैं, ये अच्छा लगा, पूरा ही देख लिया, 3 घंटे चले गए, और सोचता है वो 3 घंटे वेस्ट हो गए। सबके साथ ऐसा होता है,
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक। कोई भी इंसान 24 घंटे नहीं पढ़ता, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है सक्सेस के लिए, कि रोज पढ़ रहे हो, ठीक है। किसी दिन कम हो गया कोई बात नहीं, पर रोज पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ते रहो ऐसे ही, ठीक है।